अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात शशुम मजमून रियाजी में तीसरा सबक सही आदात समझेंगे। इस सबक के हम मशकी सेट 4 के सवालात भी हल करेंगे। वीडियो नंबर 1 इस सबक का ये पहला वीडियो है। इसी तरह से इससे पहले के असबाक के वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल की लिंक पर जा सकते हैं और मजीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुज़िश्ता जमातों में हमने गिनती के आदात देखे हैं, जैसा 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह। इन आदात को हम गिनती के आदात कहते हैं और गिनती के आदात को ही तबई आदात भी कहते हैं। अभी तक हमने जो गिनती के आदात देखे हैं उन्हीं का नाम तबई आदात है, जैसा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जहाँ तक गिनती कंटिन्यू रहेंगी वहाँ तक ये आदात का गुरोह तबई आदात का गुरोह कहलाएगा। आइए अब इससे आगे देखते हैं। तबई आदात के गुरोह में या तबई आदात में 1, 2, 3, 4 वगैरह गिनती के आदात का शुमार होता है, लेकिन अगर हम इसके अंदर इस ग्रुप में मजीद सिफर का इजाफा कर देते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 ये गिनती के आदात के अलावा हम इसमें सिफर भी मिला देते हैं, तो ऐसे आदात के गुरोह को मुकम्मिल आदात का गुरोह कहेंगे और इन आदात को मुकम्मिल आदात कहेंगे। जैसा सिफर 1, 2, 3, 4 और ये गिनती जहाँ तक भी है आगे वहाँ तक कंटिन्यू रहेंगी, यानी तबई आदात में सिफर मिलाने से वो आदात मुकम्मिल आदात हो जाते हैं। इसी तरह से अब तबई आदात में सिफर मिलाने से ये आदात मुकम्मिल आदात हो गए। अब मुकम्मिल आदात में हम मनफी आदात मिला देंगे, -1, -2, -3, -4, -5 वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर देखिए 1 के बाएं जानिब एक मनफी का निशान लगा हुआ है। ऐसे आदात जिनके आगे तफरीक का निशान लगा हुआ होता है, ऐसे आदात को हम मनफी आदात कहते हैं। अगर हम मुकम्मिल आदात में मनफी आदात भी मिला देते हैं तो ये आदात सही आदात कहलाते हैं। सही आदात में सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात इन तीनों का शुमार होता है और इन तीनों आदात का गुरोह जब मिल जाता है तो ऐसे आदात को हम सही आदात कहते हैं। इसे हम तफसील से इस तरह भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये तबई आदात है 1, 2, 3, 4 गिनती के आदात। इसमें अगर हम सिफर मिला देते हैं तो ये पूरा गुरोह मुकम्मिल आदात का गुरोह कहलाएगा। ये पूरे आदात मुकम्मिल आदात कहलाएंगे, जैसा ये सिफर 1, 2, 3, 4 यानी मुकम्मिल आदात में तबई आदात का भी शुमार होता है और इसके अलावा सिफर। अब इसके अंदर हम मनफी के आदात भी मिला देंगे, यानी तबई आदात, सिफर और मनफी के आदात। ये तीनों मिलाकर जो आदात का ग्रोह बनेगा या जो आदात का सेट हासिल होगा हमें, उसे हम सही आदात कहेंगे। सही आदात में सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात तीनों का शुमार होता है। सही आदात को अददी खत पर दिखाना। सही आदात को अददी खत पर किस तरह दिखाएंगे, आइए ये समझते हैं। यहाँ पर हमने एक खत लिए हैं। इस खत के दरमियान में सिफर है, इसे हम मब्दा कहेंगे। इस खत के दाएं जानिब यानी सीधी तरफ मुस्बत आदात होते हैं, जैसा यहाँ पर मुस्बत 1, मुस्बत 2, मुस्बत 3, मुस्बत 4, मुस्बत 5 वगैरह। यहाँ पर यह खत आगे जितना कंटिन्यू रहेगा, ये खत जैसा जैसा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर मुस्बत आदात भी बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से इस खत के बाएं जानिब यानी उल्टी तरफ मनफी आदात होते हैं, जैसा यहाँ पर -1, -2, -3, -4 और -5 वगैरह वगैरह। यहाँ पर दो आदात के दरमियान का इकाई फासला दूसरे दो आदात के दरमियान के इकाई फासले के मसावी होता है, यानी सिफर से 1 तक जितना फासला होगा उतना ही फासला 1 से 2 तक होगा। इसी तरह से यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि जैसे जैसे हम सिफर के दाएं जानिब जाएंगे ये आदात बड़े होते जाते हैं और सिफर के बाएं जानिब जैसे जैसे आगे जाएंगे ये आदात की कीमत कम होती चली जाती है। तो इस तरह से हम सही आदात को अददी खत पर दिखा सकते हैं। मशकी सेट 4। आइए अब मशकी सेट 4 के सवालात हल करते हैं। सवाल नंबर 1, ज़ैल के आदात की मनफी आदात और मुस्बत आदात में जमात बंदी कीजिए। यहाँ पर हमें आदात दिए हुए हैं जिसमें कुछ मनफी आदात है और कुछ मुस्बत आदात हैं। इनकी हमें जमात बंदी करना है, यानी इसमें से हमको मुस्बत आदात और मनफी आदात दोनों को अलग अलग करना है। आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे जिस बॉक्स में हम यहाँ पर मुस्बत आदात लिखेंगे।
इसी तरह मनफी आदाद के लिए दूसरा बॉक्स बना लेते हैं। आइए अब हम बाईं जानिब से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये पहला अदद है 27। इस 27 के आगे ना ही मुस्बत की अलामत है ना ही मनफी की। हमें यहाँ पर एक बात और भी याद रखना है कि जो अदद के आगे कोई भी अलामत नहीं होती, यानी ना ही मुस्बत की ना ही मनफी की, तो वो अदद मुस्बत अदद होता है। यानी यहाँ पर 27 मुस्बत अदद है, तो यहाँ पर मुस्बत आदाद में हम 27 लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा अदद है मनफी 12। अब इसके आगे मनफी की अलामत लगी हुई है, इसलिए हम इसे मनफी के बॉक्स में लिख देंगे मनफी 12। इसी तरह से मनफी 4, ये भी मनफी का अदद है, इसे हम मनफी के बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद का अदद 5 के आगे कोई अलामत नहीं है, यानी ये मुस्बत का अदद है, इसे हम यहाँ लिख देते हैं। इसी तरह से देखिए मुस्बत 8, इसके आगे मुस्बत की अलामत लगी हुई है, इसे हम मुस्बत के बॉक्स में लिख देंगे मुस्बत 8। इसी तरह से मनफी 25, ये मनफी अदद है, इसे हम मनफी के कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से 19 ये मुस्बत अदद है। मनफी 37 ये मनफी अदद है। मनफी 49 ये भी मनफी अदद है। मुस्बत 26 ये मुस्बत आदाद में आएगा। इसी तरह से 7, इसके आगे ना ही मुस्बत की अलामत है ना ही मनफी की, इसलिए ये मुस्बत अदद है, तो ये मुस्बत के बॉक्स में आएगा 7। इसी तरह से मनफी 2 मनफी अदद है, इसे हम नीचे लिख देते हैं। मुस्बत 4 ये मुस्बत अदद है, इसे मुस्बत आदाद में लिखेंगे। इसी तरह से मनफी 5 ये मनफी अदद है। इस तरह से हमको ये सवाल हल करना है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। झैल में कुछ शहरों के दर्जाए हरारत दिए हुए हैं, अलामतों का इस्तेमाल करके उन्हें लिखिए। यहाँ पर हमको कुछ मुकामात के नाम दिए हुए हैं, जैसे शिमला, लेह, दिल्ली, नागपुर, और उसके नीचे इनका दर्जाए हरारत दिया हुआ है। ये दर्जाए हरारत एक जुमले की शक्ल में है, इसे हमें अलामतों की शक्ल में लिखना है। ये लिखने के लिए हम इसके नीचे और बॉक्स को आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे अलामत के साथ दर्जाए हरारत। अब शिमला का दर्जाए हरारत देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे 60 डिग्री सेल्सियस। ये सवाल समझने के लिए हम एक नीचे अददी खत बना लेते हैं। इस अददी खत पर दरमियान में 0 है, दाएं जानिब मुस्बत आदाद है, बाएं जानिब मनफी आदाद है। हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि मुस्बत आदाद 0 से ऊपर के लिए इस्तेमाल होंगे और मनफी आदाद 0 से नीचे के लिए इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर देखिए शिमला का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे 60 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे कह रहा है, यानी ये मनफी में इसका जवाब आएगा, तो यहाँ पर ये आएगा मनफी 60 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से लेह का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे 12 डिग्री सेल्सियस। ये भी मनफी में आएगा क्योंकि ये दर्जा हरारत 12 डिग्री सेल्सियस 0 के नीचे है, यानी इसका जवाब आएगा मनफी 12 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 22 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर ये दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी 0 से ऊपर मुस्बत में आएगा, इसलिए इसका जवाब होगा मुस्बत 22 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम मुस्बत की अलामत लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मुस्बत का ही शुमार होगा 22 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह नागपुर का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 31 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये भी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, यानी इसका जवाब मुस्बत में होगा 31 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से दूसरा सवाल भी हमारा मुकम्मिल हुआ। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। झैल की मिसालों में आदात को अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। यहाँ पर हमको मुख्तलिफ सवालात दिए हुए हैं, इन्हें हमें अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। यहाँ पर हम सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, एक आबदोश सतह समंदर से 512 मीटर फासला गहराई में है। दूसरा सवाल, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से 8848 मीटर है। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे और दो सवाल है। इन सवाल पर हम गौर करते हैं तो यहाँ पर हमें फासला दिया हुआ है, कुछ फासला गहराई में है, कुछ फासला बुलंदी पर है। तो यहाँ पर ये समझने के लिए यहाँ पर हम एक अददी खत बना लेंगे खड़ा। पहले हमने आड़ा अददी खत देखे थे, यहाँ पर मैंने एक खड़ा अददी खत बनाया है जिसमें 0 दरमियान में है, मुस्बत आदाद ऊपर की जानिब और मनफी आदाद नीचे की जानिब। यहाँ पर हमको एक बात याद रखनी है कि ऊपर की जानिब यानी बुलंदी की जानिब ऊंचाई, इसी तरह नीचे की जानिब यानी गहराई
के अंदर। ये दो बातें याद रखना है। अगर बुलंदी है तो वो सिफर से ऊपर की जानिब रहेंगी, यानी मुस्बत आदाद की तरफ। इसी तरह अगर कोई गहराई की पैमाइश है तो वो सिफर से नीचे की जानिब यानी मनफी आदाद की जानिब नीचे की जानिब बढ़ते जाएंगी। अब पहला सवाल देखिए, एक आबदोश सतह समंदर से 512 मीटर फासला गहराई में है। एक आबदोश है पानी के अंदर चलने वाली कश्ती। ये सतह समंदर से पानी की लेवल यानी यहाँ पर सिफर है, इस लेवल से 512 मीटर गहराई में है, यानी नीचे की जानिब है, पानी के अंदर है यानी मनफी की जानिब। तो यहाँ पर ये 512 मनफी के हुए, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, आबदोश सतह समंदर से मनफी 512 मीटर के फासले पर है। अब यहाँ पर मनफी 512 लिखे हमने, तो ये मनफी की अलामत खुद जाहिर करेंगी कि ये फासला गहराई में है। यहाँ पर गहराई लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा सवाल देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से 8,848 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी यानी ऊंचाई यानी मुस्बत आदाद की तरफ ऊपर की जानिब कितनी है, 8,848 मीटर। तो यहाँ पर 8,848 मुस्बत के होंगे। इसे हम इस तरह लिखेंगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से मुस्बत 8,848 मीटर है। अब यहाँ पर भी हमने बुलंदी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किए, इसे हम बुलंदी की जगह मुस्बत की अलामत इस्तेमाल किए हैं जो खुद बुलंदी को जाहिर कर रही है। तीसरा सवाल देखिए, जमीन से 120 मीटर फासले पर उड़ने वाला पतंग। अब हम देखते हैं कि पतंग ऊपर की जानिब उड़ता है यानी बुलंदी पर उड़ता है, इसलिए इसका जो फासला है 120 मीटर ये मुस्बत होगा। तो इसका जवाब हम इस तरह लिखेंगे, जमीन से मुस्बत 120 मीटर फासले पर उड़ने वाला पतंग। चौथा सवाल देखिए, जमीन दोष रास्ता जमीन के नीचे 2 मीटर गहराई में है। अब यहाँ पर जमीन दोष रास्ता, ऐसा रास्ता जो जमीन के अंदर से है, जिसे हम आम जुबान में सुरंग कहेंगे, उसे जमीन दोष रास्ता कहते हैं। ये जमीन के नीचे 2 मीटर गहराई में है, यानी सिफर से मनफी की जानिब 2 मीटर गहराई यानी मनफी 2। तो इसका जवाब इस तरह लिखेंगे हम, जमीन दोष रास्ता सतह जमीन से मनफी 2 मीटर गहराई में है। इस तरह से यहाँ पर हमारे मशकी सेट 4 के सवालात मुकम्मिल हुए। और मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।